Indonesia and Thailand an hour later. कि बात है सन 2004 की, सुनामी आया था 20 दिसंबर को, 31 दिसंबर को अर्ली मॉर्निंग को पता चला कि पास में एक आइलैंड है, वहाँ से करीब 10-11 किलोमीटर दूर, वहाँ पे करीब 17-18 लोग हैं जो वहाँ पे फंसे हुए हैं। और उनमें से जो एक यंगस्टर था करीब 22-24 साल का, वो समुद्र में तैर के और यहाँ तक पहुँच गया। और उनमें से एक बुजुर्ग थे जिनका सिर फट गया था चोट लगने से, और वो क्रिटिकल कंडीशन में। जय हिंद साथियों, आज हमारे साथ हैं ग्रुप कैप्टन सूर्यपाल सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। और साथियों, ग्रुप कैप्टन सूर्यपाल सिंह जी ने 3 दशक से भी ज़्यादा भारतीय वायुसेना में सेवा दी है एज ए पायलट। तो सर, आज इतने लंबे आपके कार्यकाल के दौरान कोई एक ऐसी, बहुत सारी घटनाएं घटी होंगी, कोई एक ऐसी घटना जिसे आज अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करना चाहें। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस शो। और जैसा कि आपने बताया कि इन 3 दशक में 30 साल और 1 साल में 12 महीने, हाँ। और 1 महीने में 30 दिन, और इस एक दिन में 24 घंटे, और जहाँ पे हम सब मिनटों का खेल करते हैं, तो बहुत सारी ऐसी यादाश्त है, बहुत सारे ऐसे मेमोरीज हैं, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं। तो इसी में एक वाकया है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि बात है सन 2004 की जी। सुनामी आया था 25 या 26 दिसंबर को, और एक भयानक त्रासदी थी, बहुत ज़बरदस्त, जिसमें किसी को नहीं पता था कि ये होता क्या है। और उसके लिए HADR मिशंस होते हैं, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिज़ास्टर रिलीफ जी। तो उस टाइम मैं पोस्टेड था सेंट्रल इंडिया में, और कार्निक में सारा स्टेशन तहस नहस हो चुका था, जान माल का भी बहुत नुकसान हुआ था। लेकिन वहाँ पे एयर ट्रैफिक सर्विसेज और जो हवाई जहाज़ और हेलीकॉप्टर्स थे वो सही सलामत थे। ओके। तो एयरफोर्स ने डिसीजन लिया था कि जो लोग सी रोल में क्वालिफाइड हैं जी और जिनको इन चीज़ में एक्सपर्ट हैं, सर, उनको ऑल ओवर इंडिया से पिकअप करके 31 दिसंबर को अर्ली मॉर्निंग जी वहाँ पहुँचा दिया गया था कार निकोबार में। तो उसी दौरान का एक इंसिडेंट है। मैं वहाँ पे करीब 40 दिन रहा था जी। बाद में फिर हमारी यूनिट के लोग एयरक्राफ्ट्स को लेके पहुँच गए थे और 40 डेज तक ऑपरेट करे थे। लंबा ऑपरेशन था जी। उस 40 दिन में हम स्टैटिक वाटर टैंक जो होता है उसमें नहाए थे जी। जैसे बारात नहाती है। ओके। क्योंकि वहाँ पे जो भी पानी का साधन था वो सब डिक्लेयर कर दिया गया था अनसेफ। तो स्टैटिक वाटर टैंक में नहाते थे, और रनवे के बगल में जो टैक्सी ट्रैक जो अंडर कंस्ट्रक्शन था वहाँ पे सबके चारपाई जो है वो लगी हुई थी, मच्छरदानी लगा के टेंट लगे हुए थे, उसमें सब लोग सोते थे। और उसके साथ साथ वहाँ पे हम लोगों ने हेलीकॉप्टर्स भी फ्लाई किए, उनकी मेंटेनेंस भी लुक आफ्टर करी जी। और टारमैक में पोजीशनिंग करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, सर, वो भी हमने काम किए थे, जो कि वी आर नॉट ऑथराइज्ड, बट और कोई अवेलेबल नहीं है, और एक नोविस को ये काम करा नहीं सकते हो। ओके। तो इस दौरान जो है एक वाकया हुआ था कि सुनामी का जब जिक्र आया है तो एक थोड़ी सी और जानकारी मैं दर्शकों को देना चाहूँगा कि जो हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड चेन जो है जी। या द्वीप समूह जो जिसको बोलते हैं, वो तकरीबन ऊपर ननकौरी आइलैंड से लेके नीचे कैंपबेल बे तक या इंदिरा पॉइंट तक जी। तकरीबन 850 किलोमीटर है। ओके, काफ़ी लंबा चौड़ा है। जी। और बीच में है पोर्ट ब्लेयर। तो ऊपर से लेके पोर्ट ब्लेयर तक जो आइलैंड्स हैं वो तो वॉल्केनिक इरप्शन वाले हैं। ओके। नीचे वॉल्केनिक इरप्शन हुआ और वो सेटल हो गया जी। सेटल होने के बाद जो आइलैंड बना
तो नॉर्थ वाला जो अंडमान है वो तो वोल्केनिक एरप्शन है, ओके। और जो पोर्ट ब्लेयर डाउन साउथ राइट अप टू कार निकोबार और कैम्बेल बे और इंदिरा पॉइंट, ये सब कोरल रीफ है। कोरल रीफ होता है जो नीचे नीचे कैल्शियम और इनके डिपॉजिट्स समुंदर के साथ साथ और जो जीव जंतु जो बनाते रहते हैं जी, उनके साथ जो आइलैंड्स बनते हैं, तो वो है। तो कहने को तो एक ही है, लेकिन नॉर्थ अलग है और साउथ अलग है, दोनों डिफरेंट। जी। और साउथ अलग होने के साथ साथ क्या है कि आप वहाँ से कोई भी चीज़ तोड़ नहीं सकते, ला नहीं सकते। वहाँ पे कोई चीज़ डैमेज हो गई है तो बाहर से सामान जाएगा उसको बनाने के लिए, वहीं से आप उसको काट के रास्ता नहीं बना सकते, तोड़ नहीं सकते। ओके। तो ये एक वहाँ की एक खासियत है। और सुनामी आने में क्या हुआ था कि जितने भी ये आइलैंड्स हैं, इन आइलैंड्स में जो मेन कम्युनिकेशन का जो आवाजाही का जो रास्ता है वो शिप चलता है जी, मोटर बोट चलती है, और उसको जाने के लिए आपको जेटी चाहिए, जहीं पे तो जाके वो बर्थ करेगा जी, वहीं से लोग उतरेंगे। तो सुनामी में पानी का प्रेशर इतना तगड़ा आया था कि सारे जो जेटीज थे डाउन साउथ, सारे जेटीज टूट चुके थे, वो डिस्ट्रॉय हो गए। खत्म हो गए थे। जी, तो आपके पास पानी का जहाज अवेलेबल है, मोटर बोट्स अवेलेबल है, लेकिन लेके कहाँ जाओगे? आदमी को समुद्र में तो उतारोगे नहीं। जी, तो उसी टाइम इंडियन एयरफोर्स ने अपने वहाँ पे फिक्स विंग और हेलीकॉप्टर्स को पोजीशन किया था ये सुनामी ऑपरेशंस के लिए, और मैं वहाँ पे यूनिट का फ्लाइट कमांडर था ओके। इन 40 दिनों के लिए। और वहाँ पे सारे टेलीफोन कम्युनिकेशंस ख़त्म हो चुके थे, मेडिकल सर्विसेज कुछ नहीं थी आइलैंड्स में, जाने का कोई ज़रिया नहीं था। तो शुरू में एम्बुलेंस पोजीशन कराना, डीजी के जनरेटर सेट्स पोजीशन कराना, दवाइयाँ लेके जाना, और कोई कैजुअलिटी इवैक्यूएशन वहाँ पे था तो उनको वापस लेके आना हमारा जो है काम था, और वीआईपी विजिट्स अगर होते हैं तो ये सब कार्यक्रम चल रहा था। करीब 10 एक दिन हो चुके थे सुनामी के बाद। सुनामी के बाद। तो सुनामी के बाद जैसे सुनामी 25-26 वाला दिसंबर को आया था, तो और ये करीब 5 तारीख का वाकया है, 5 जनवरी का, 5 जनवरी 2005। जब तक चीज़ें काफ़ी कुछ कंट्रोल में आ चुकी थी। और अंडमान निकोबार कमांड जो है वो इंडियन आर्म फोर्सेस का पहला ट्राई सर्विसेज कमांड था जी, जो सन 2000 में एडमिरल प्रकाश, पहले उसके वाइस एडमिरल प्रकाश जो पहले उसके सीएनसी थे, और दूसरे सीएनसी थे जनरल बीएस ठाकुर, उस टाइम पे वहाँ मौजूद थे। तो हमारा कमिटमेंट था कि उनको लेके विजिट कराना है। एक आइलैंड था कच्छल और तरासा, जी, करीब 250 किलोमीटर दूर, उस पे उनको लेके जाना था। और वहाँ से एक नेवल बेस था कमोरता, वहाँ से फिर उनको वापस लेके आना था। और हम गए हुए थे वीआईपी विजिट के लिए जी। और लेकिन एक एयरफोर्स की खासियत है कि हम भले ही वीआईपी विजिट के लिए जाएं जी, लेकिन जो साजो सामान जिसकी ज़रूरत पड़ती है वो सारा लेके वो हमारे पास सारा का सारा मौजूद था। तो जब वहाँ पे गए, लैंड किए और उनसे इंटरेक्शन हुआ, तो वहाँ पे एक नेवल बेस कमांडर जो थे वो अपना चेतक हेलीकॉप्टर लेके आए हुए थे जी, उसी हेलीपैड पे। तो जब वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर भी आए हुए थे, तो जब उनसे बातचीत हुई तो पता चला कि पास में एक आइलैंड है, वहाँ से करीब 10-11 किलोमीटर दूर, नॉट कनेक्टेड इनटू द सी, और वहाँ पे करीब 17-18 लोग हैं जो वहाँ पे फंसे हुए हैं। और उनमें से जो एक यंगस्टर था करीब 22-24 साल का, वो समुंदर में तैर के और यहाँ तक पहुँच गया था। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास ये सूचना उसने आगे दी थी कि ऐसे ऐसे मेरे इतने सारे लोग हैं, उनको वहाँ से रेस्क्यू करना है। और उसमें से 70 और 80 साल के भी बुज़ुर्ग थे, और उनमें से एक बुज़ुर्ग थे जिनका सिर
फटने से सिर फट गया था चोट लगने से, और वो क्रिटिकल कंडीशन में थे। ओके। तो जब हमको ये पता चला तो जनरल ठाकुर उन्होंने बोला कि एसपी कैन यू टेक ऑन दिस रेस्क्यू ऑपरेशंस। आई सेड सर वी आर ऑलवेज इक्विप्ड विद द रोल्स दैट द मशीन इज केपेबल ऑफ, बट लेट मी जस्ट सी वेयर एग्जैक्टली कहाँ पे है और क्या है। तो उनसे बातचीत करी तो पता चला कि यहाँ से करीब 10-11 किलोमीटर दूर वेस्ट में एक आइलैंड है, वहाँ पे ये लोग हैं। अब यहाँ पे क्या था कि क्योंकि जहाज़ तो तेल पे उड़ता है, बिल्कुल। और तेल हर जगह होता नहीं है। तेल था नियरेस्ट नेवल बेस पे जी। और हमारे पास इतना तेल था कि हम 15 मिनट या 20 मिनट और एक्स्ट्रा लॉइटर कर सकते थे। तो मैंने उनको बोला कि साहब मैं चला जाऊंगा देखने के लिए, लेकिन जो चेतक हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ है आप इसको डायरेक्ट कीजिए, मेरे को लेके जाए। आई विल टेक द जीपीएस एंड दिस मैन, कि वहाँ से जाके जगह का रेकी करके आएंगे कि क्या हम वहाँ पे केपेबल हैं करने के लायक या नहीं है ऑपरेशन करने की। पता चला हम वहाँ पहुँचने जब तक हमारा तेल ही ख़त्म हो गया, घूमते रहे। तो हमने इसको बिठाया। अब जैसे फ़र्ज़ करो यहाँ पे ये हम बैठे हुए हैं, दूसरा आइलैंड यहाँ पे है, तो ये तो पूरा सर्कल लगा के आया था क्योंकि कोस्टल एरिया से आया था जी। और जब हम उसको लेके उड़ के चले तो पता चला कि वो कंफ्यूज्ड है कि कौन सा था इसका गांव या। तो उसको फिर हम थोड़ा ऊपर लेके गए, उसको बोला ये एरिया कच्छल थोड़ा है, सा दिखाया। ये तेरे को दिख रहा है कहाँ पे, देन उसको याद आया वो है। तो उसको लेके गए, नीचे पहुँचे तो वहाँ पे क्या था कि कोस्टल एरिया में क्या है, नारियल के पेड़ होते हैं और नारियल के पेड़ की ऊंचाई जनरली 15 से 20 मीटर होती है ऑन एन एवरेज। तो नीचे कुछ नारियल के पेड़ जो है टूट के ऐसे गिर चुके थे और उनके बीच में एक बोल टाइप का बन गया था। आसपास 20-20 मीटर वाले पेड़ हैं, पर एक 50-1 मीटर के एरिया में वो पेड़ गिर गए थे और वहाँ पे जगह बन गई थी। इनकी हट वहाँ से करीब 200 मीटर दूर थी। उस जगह को देखा हमने, कोऑर्डिनेट्स लिए, हम वापस आ गए। वापस आने के बाद फिर हमने बोला कि हमको तेल चाहिए। तेल एक और हमारा जहाज़ उस आइलैंड पे जा रहा था, नेवल बेस पे जी। उसको बोला तुम वहाँ से तेल मत लो, वापस जाओ। और फिज़िकली उन्होंने बोल दिया था कि तेल कुछ ख़राब हो गया है। तो हमने बोला फिज़िकली आप बैरल खोलो, चेक करो, जिस चीज़ में कंटेमिनेशन नहीं है उसको यूज करें, उसको हमारे लिए साइड में करके आप चले जाओ। और ये सब काम हो रहा था एक कोस्ट गार्ड का एयरक्राफ्ट जी। डॉर्नियर, वो ऊपर हवा में उड़ रहा था। तो ये कम्युनिकेशन ग्राउंड पे बैठे बैठे उस नेवल कोस्ट गार्ड हेलीकॉप्टर डॉर्नियर के थ्रू हमारे दूसरे एयरक्राफ्ट से बात की जा रही थी। तो हम गए। अच्छा, सबसे बड़ा दिक्कत ये थी कि जो दर्शक या जो एविएटर्स पहले MI-8 हेलीकॉप्टर में काम कर चुके हैं या उसके मेंटेनेंस में रह चुके हैं, उसमें एक विंच होता है। विंच होता है नीचे, किसी भी आदमी को जो करीब 20-25 मीटर ज़मीन पे नीचे हो उसको आप खींच सकते हो बिना लैंड किए हुए। लेकिन वो विंच थे पुराने डिज़ाइन के, तो उसमें क्या होता था कि कभी भी उसका जो केबल है, स्टील की केबल होती है, वो अगर एक दूसरे पे ओवरलैप कर गई तो विंच वहीं पैकअप कर जाता था। ओके। तो वो उसकी एक ड्रॉबैक था, जो कि बाद में जो MI-17 जहाज आए थे उनके वो विंच ऑपरेशंस में ये ड्रॉबैक को निकाल दिया गया था, सुधार कर लिया गया। सुधार कर दिया था। लेकिन हमारे पास जो हेलीकॉप्टर लेके गए थे उसमें वही पुराना विंच लगा हुआ, पुराना सिस्टम था। लेकिन हमारे जो गनर थे, जी। आई स्टिल रिमेम्बर हिज नेम, ही वुड हैव रिटायर्ड बाय नाउ, JW थान सिंह। ओके सर। वेरी प्रोफेशनल पर्सन, बिल्कुल चुपचाप रहने वाले। और मैंने उनको बोला, थान सिंह साहब रेस्क्यू करना है, कहीं हटकेगा तो नहीं? कहता सर जान लगा देंगे, खराब नहीं होने देंगे, सबको लेके आएंगे। ठीक है। अब हमारे साथ सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि एक्स्ट्रा मैन पावर नहीं थी, जी। नीचे उतरेगा कौन
और जो रेस्क्यू वाली जो सीट होती है उसमें बेल्ट वगैरह बांधनी पड़ती है, जी नहीं तो बंदा तो गिर जाएगा। तो उसके लिए ग्राउंड ऑपरेशंस में कोई सपोर्ट चाहिए। तो वो जो लड़का आया था जिसने होलचू, खबर दी थी, होलचू, वहां के लोकल जो लोग होते हैं उनको होलचू बोलते हैं, ओके, लेकिन हमें उसकी लैंग्वेज पता नहीं थी, हम उससे कैसे कम्युनिकेट करें। तो क्विकली वहीं पे एक जो होलचू जिसको बोलनी आती थी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का लड़का, उसको वहां पे खड़ा करा गया और हमारे गनर साहब थे थान सिंह साहब, उन्होंने बताया कि ऐसे बेल्ट लगेगी, ऐसे जब हम थम्स अप देंगे आप लगा देना, जब हम थम्स डाउन करेंगे इसका मतलब आप उसको खोल दो, खोल देना। तो वो सारे इंस्ट्रक्शन उसको फटाफट क्विकली जो है वो सब कराए जा रहे थे, ट्रेंड कर दिया उसको, ट्रेन कर दिया विद इन दैट। जब तक कि हम जहाज का एक्सटर्नल करते ये करते स्टार्ट किया और हम वहां से निकल गए, क्योंकि चैलेंज काफी थे। चैलेंज काफी थे, टाइम था, और दूसरा ये था कि ये मौसम भी खराब होता जा रहा था। तो वहां से हम पहुंचे, जगह देखी, तो जब देखा कि बोल है, नीचे से तो बड़ा लगता है लेकिन जब जहाज का रोटर डायमीटर ही बहुत होता है जी, तो जब उसके अंदर हम नीचे उतरे तो रिस्की भी था, बहुत ज्यादा रिस्की था क्योंकि हवा चल रही थी। नीचे जब विंच उतार के उसको भेजा कि जाओ आप लेके आओ, तो वहां से वो जगह करीब 200 मीटर दूर थी जहां पे वो सारे लोग थे। हम ऊपर ऑर्बिट करने में लग गए इतने, वो उनको वहां पे लेके आया, उसने फटाफट उनको बांधना शुरू करा। तो हमने क्या करा, क्योंकि हम सिर्फ नीचे 4 या 5 मीटर की ऊंचाई पे तक आ गए थे उस बॉल के अंदर घुस के, जिससे कि फटाफट हम जो भी रेस्क्यू करने जा रहे हैं उनको फटाफट हम अंदर ले लें। उनको जब अंदर लिया तो ये सब करते करते हम बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड वाले में थे। अभी हैं लक्ष्मण सिंह चारण जी, वो मेरे को पायलट थे इस वाले दौरान, और जब मैंने कहा कि वो कहता सर टाइट है, तो मैंने उनको बोला कि आप, हम सब सारी जिंदगी प्रैक्टिस करते हैं और कंटिन्यूएशन ट्रेनिंग करते हैं, वो किस काम के लिए करते हैं, इसी काम के लिए करते हैं। आई सेड रोटर का जो टिप है उससे 4 या 5 मीटर तो क्लियरेंस है। कहता कोई बात नहीं, चलो लेट्स डू इट। वो हमने किया, वहां से करीब 10 लोगों को हम लेके आए, 10 लोगों को लेके आए और फिर इतने मैसेज आ गया कि तेल अवेलेबल है 3 बैरल्स, ओके, एक बैरल में करीब 200 लीटर आता है, तो 600 लीटर तेल अवेलेबल है। तो हमने कहा वील गो फॉर द सेकंड मिशन। अब हम पहली बार 10 इसलिए लेके चले थे क्योंकि फ्यूल लिमिटेड था, वापस भी जाना है जी, कंफर्मेशन नहीं था, और जहाज के जो टेम्परेचर्स एक जगह पे होवर करने के बाद उसके जो टेम्परेचर्स वगैरह जो है वो बढ़ने लगे थे। तो वहाँ से हम वापस आए और इन लोगों को उतारा। और एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि इस टाइम वीआईपी विजिट को कवर करने के लिए दूरदर्शन के मिस्टर रुद्रनाथ सान्याल जी, मौजूद थे हमारे साथ। ही वॉज ऑन बोर्ड, जिनको बाद में नेशनल अवार्ड भी मिला था गवर्नमेंट की तरफ से सुनामी का पूरा कवर करने के लिए। तो दोबारा से जब हम गए उनको लेने के लिए, 8 लोगों को फिर दोबारा हम लेके आए। तो जब वो जहाज से स्विच ऑफ किया, जब वो उतर रहे थे जी, तो उनमें से 3 बुजुर्ग तो ऐसे थे जो मुश्किल से 35 किलो का उनका वजन रहा होगा, सो फ्रेजाइल फेल, 35 किलो मुश्किल से। एक बुजुर्ग थे जो 70 साल से ऊपर थे, उनका सिर जो है ऐसे फटा हुआ था जी, चोट लगने के बाद, और वहां पे उन लोगों ने लोकल, तो चोट तो सुनामी के टाइम पे लगी थी, और 10 दिन तक सिर्फ फटने उन्होंने के बाद जो है पतला सा एक कपड़ा बांध के और लोकल हर्ब्स जो होती हैं, जड़ी बूटियां, वो सब उसको लगा के उनको सरवाइव करा रखा था। तो जब ये जहाज से नीचे उतरे तो उनमें से जो एक बुजुर्ग थे जो इनके साथ, जिन्होंने बताया होलचू में उसने कि भाई कैप्टन साहब ये हैं, इन्होंने किया है, तो आगे उन्होंने मेरे पैर पकड़े जी, कि आपने हमें बचा लिया। तो मैंने कहा भाई बचाने वाला मैं नहीं हूँ, बचाने वाला तो ऊपर वाला है, उसने सिर्फ मेरे को टाइम पे भेज दिया। जी, ठीक है। तो यहाँ से होने के बाद अब मैं रुद्रनाथ सान्याल को भी कांटेक्ट करूँगा, उनसे सारी डिटेल्स और फोटोग्राफ्स जो हमारे पास है, क्योंकि वो डिजिटल वर्ल्ड था, ज़माना नहीं था जी, ना डिजिटल कैमरास थे ना मोबाइल फ़ोन्स थे, तो जो भी रिकॉर्डिंग है वो सब उनके पास ही है। और एज ए ट्रिब्यूट टू दैट वंडरफुल रेस्क्यू
जो 18 लोगों को किया था, जो वॉर एंड पीस प्रोग्राम है दूरदर्शन पे, जो कि बहुत ही पुराना, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रनिंग प्रोग्राम ऑन जियो पॉलिटिक्स एंड डिफेंस, दूरदर्शन पे आता है, उसका जो इंट्रोडक्शन वीडियो है जी, जो कि अभी हम दर्शकों को दिखाएंगे बीच में, उसमें इस हेलीकॉप्टर से उतरते हुए लोगों का फोटोग्राफ और जनरल BS ठाकुर जो अपना रेड कलर का हैट स्ट्रिप लगा के वहीं पे मौजूद हैं, और साथ में हमारे जो JW थान सिंह थे जिन्होंने सारा रेस्क्यू ऑपरेशंस विंच से किया था, वो भी वहाँ पे मौजूद है। तो वो उस क्लिप में है, वो उस क्लिप में है। Reached India, Sri Lanka, Indonesia, and Thailand. And तो जो वारंट अफसर थान सिंह जो हैं वो भी उस क्लिप में मौजूद हैं जी। और जिन जिन लोगों ने ये जहाज़ मशीन ऑपरेट किया है और ये LPG-2 विंच को ऑपरेट किया है, लाइव विंचिंग 18 लोगों की और एक जो सर्वाइवर को नीचे भेजा था और ऊपर लेके आए थे, टोटल 20, एक ही विंच के साथ बिना रुके हुए जी, वो करना जो है अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। नहीं तो जितने भी लाइव ऑपरेशंस हुए हैं और जितने भी प्रैक्टिस ऑपरेशंस हुए हैं, तीसरे से चौथे विंच में वो जो है अटक जाता है। ये रिकॉर्डेड भी है। हाँ, ये रिकॉर्डेड भी है। तो साथियों, अब हमारे साथ जूम पर जुड़ गए हैं फ्लाइंग ऑफिसर थान सिंह साहब, जिन्होंने इस ऑपरेशन में बड़ी ही अहम भूमिका निभाई थी। थान सिंह साहब, नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में जुड़ने के लिए। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे अपनी तरफ से, जो अहम ऑपरेशन आपने किया था उसके ऊपर? नमस्कार, धन्यवाद तलान साहब मेरे व्यू जानने के लिए। जैसा कि ग्रुप कैप्टन सूर्यपाल साहब ने इस वीडियो में ऑपरेशन के बारे में डिटेल में जानकारी दी है, सारे पॉइंट कवर किए हैं, फिर भी कुछ पॉइंट मैं अपनी तरफ से कहना चाहूंगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से DC कार्निकोवा को रिक्वेस्ट करता हूं कि जो नौजवान हमारे साथ हेलीकॉप्टर में गया था और नीचे दलदल में उतर करके 18 लोगों का सुरक्षित रेस्क्यू किया, उस नौजवान को कचल आइलैंड जाकर के उसकी पहचान करें और उसको उचित सम्मान प्रदान करें, तथा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 26 जनवरी वाले ब्रेवरी अवार्ड के लिए उसका नाम रिकमेंड करें। थान सिंह साहब, आपने अपने बहुमूल्य विचार रखे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद फिर हम इन सब लोगों को लेके पास में नेवल बेस है कमोरता जी, वहाँ पहुँचे। इनको फर्स्ट एड दिया गया। फर्स्ट एड देने के बाद फिर रिफ्यूलिंग करा हमने वहाँ से और सीधे वहाँ से कार निकोबार के लिए निकल पड़े। कार निकोबार जब हम चले तो रास्ते में आवाज़ आ रही थी, वहाँ से एक AN-32 जा रहा था पैसेंजर्स को लेके पोर्ट ब्लेयर जी। तो समुंदर के ऊपर जब होते हैं तो रेडियो कम्युनिकेशन की रेंजेस बहुत ज़्यादा होती है, बढ़ जाती है। तो हमने उसकी कॉल सुनी कि वो स्टार्टअप कर रहा है। ओके। उसी टाइम हमने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को बोला कि वी हैव गॉट क्रिटिकल पेशेंट ऑन बोर्ड, आस्क AN-32 टू होल्ड, क्योंकि सनसेट होने वाला था जी, उसके बाद तो जा नहीं सकते थे। तो उसको वहाँ पे स्टार्टअप करके होल्ड रखा गया। हम पहुँचे करीब 17-18 मिनट में, कैजुअल्टी को ट्रांसफ़र किया गया, बाकी लोग जो उनके थे वो वहीं पे उतर गए। और वहाँ से वो हमें पता चला कि पोर्ट ब्लेयर उतरने के बाद पोर्ट ब्लेयर में उन्होंने देखा कि हम इसका वो नहीं कर सकते, ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे। तो उनको जो है अगले दिन वहाँ से सर गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली में शिफ्ट किया गया। और दिल्ली में आई बिलीव, मैंने उसको न्यूज़ नहीं देखा बट आई वॉज टोल्ड कि अगले दिन टाइम्स ऑफ इंडिया में न्यूज़ आई थी कि कैसे एक 100% ह्यूमिड एरिया में जी, जहाँ पे ह्यूमिडिटी इतनी हाई होती है, सिर में चोट लगने के, सिर फट गया था, जैसे तरबूज की तरह से होता है ऐसे सिर फटा हुआ था। उस पे लोकल हर्ब्स लगा के उस आदमी को सरवाइव कराया था।
जड़ी बूटियों में ताकत तो है, जी जिनको ज्ञान है जी। वो इस्तेमाल करते हैं। जी। तो उस दिन 2-3 चीज़ें थी जो हमें पता चली कि जिसको बचाने वाला भगवान बैठा हुआ है तो वो बाल भी बांका नहीं हो सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। और आप किसी भी काम के लिए जा रहे हो अपनी तैयारी पूरी करके लेके जाओ, हमेशा तैयार। हमेशा तैयार रहो, क्योंकि ये मौके आपको बार बार नहीं मिलते, ठीक है। और इतने लोगों को बचाने का जो आशीर्वाद है, जब भी मैं याद करता हूँ, ऑलमोस्ट अभी 4 में हुआ था, तकरीबन 20 साल हो गए इस इंसिडेंट को, और जब भी हमें याद आता है तो मैं अपनी पीठ जो है अपने आप को ज़रूर थपथपाता हूँ कि भाई वाह, तुमने एक बहुत बड़ा काम किया, जो कि हमें तो याद रहेगा, लेकिन जिसके परिवार वाले जिन लोगों को बचाया था जी, वो हमें ज़रूर दुआ देता होगा। हमेशा देते रहे। जी। वैसे ये उसी का परिणाम है कि जब आपने कहा कि हम चाहे किसी भी टास्क के लिए चल रहे हों, लेकिन हम सारी तैयारियां करके चलते हैं। बिल्कुल। अगर वहाँ चूक हो गई होती, तैयारियां सारी करके नहीं चले होते और सिर्फ वीआईपी विजिट के ही पर्पज से गए होते, तो आपको आजीवन इसका पश्चाताप भी होता बिल्कुल। कि हम वहाँ वो मदद नहीं कर पाए। क्योंकि जो रेस्क्यू इक्विपमेंट है, जो बाकी का साजो सामान, जो रोल जिसके लिए मिलिट्री एयरक्राफ्ट या एयरफोर्स के जो एयरक्राफ्ट्स बनाए गए हैं, जी, इट इज़ लाइक कैरिंग अ वेपन एंड यू आर नॉट बुलेट्स, उसका क्या करोगे आप? बिल्कुल सही बात है। तो और ये ज़िंदगी का भी फ़लसफ़ा है, ज़रूरी नहीं है आप जिस काम के लिए निकले हो वही काम आपको करना पड़े, कोई दूसरा भी काम करना पड़ सकता है, तो आप पूरी तैयारी के साथ चलें। तो साथियों, अभी आपने सुना ग्रुप कैप्टन सूर्यपाल सिंह जी को, जो उन्होंने एक बहुत ही उनके दिल को छू लेने वाला ऐसा इंसिडेंट आज शेयर किया, जिसको वो याद करके 20 और 21 साल के बाद भी अपनी पीठ थपथपाते हैं, क्योंकि वहाँ 18-20 आदमियों का जीवन जो बचाया था। तो सर, सल्यूट है हमारे सेना के सिस्टम को, चाहे आर्मी हो, एयरफोर्स हो, कि वो एक टास्क के लिए चलते हैं, लेकिन कैसा भी मौका आए उसके लिए तैयार रहते हैं। उसी का मल्टीपल टास्क है। परिणाम था। तो साथियों, अभी आपने सुना ग्रुप कैप्टन सूर्यपाल सिंह जी को, जो उन्होंने एक बहुत ही उनके दिल को छू लेने वाला ऐसा इंसिडेंट आज शेयर किया, जिसको वो याद करके 20 और 21 साल के बाद भी अपनी पीठ थपथपाते हैं, क्योंकि वहाँ 18-20 आदमियों का जीवन जो बचाया था। तो सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना इम्पोर्टेंट एक इंसिडेंट हमारे व्यूवर्स के लिए शेयर किया। थैंक यू। और अपना बहुमूल्य समय निकाल कर आप आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कभी मौका मिलेगा सर, फिर कुछ शेयर करेंगे, कुछ जानकारी आपसे लेंगे अपने व्यूवर्स के लिए। बिल्कुल। हाँ, जय हिंद, जय भारत। जय भारत।